तो दोस्तों बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ऐसा महसूस हो रहा है कि एसएससी सीजीएल 2025 का जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, जबकि ऐसा एकदम नहीं है। एसएससी ने अभी सिर्फ एफआरटीए यानी कि फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें लगभग 15,000 बच्चों को स्पेसिफिक पोस्ट पे सिलेक्ट किया गया है प्रोविजनली। ठीक है, अब इसके बाद भी आपको कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने बहुत जरूरी है, मैंडेटरी हैं। अगर आप उन स्टेप्स को कंप्लीट नहीं करते हो सक्सेसफुली, तो अगर आपका लिस्ट में नाम है भी, तो भी आपका नाम लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। और यह भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लिस्ट में नाम नहीं है, उनका नाम फाइनल रिजल्ट वाले लिस्ट में इंक्लूड भी किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये स्टेप्स क्या हैं, कैसे हैं, हमारे लिए लाभकारी हैं या हानिकारक हैं, सब कुछ डिटेल में बात करूंगा। देखते रहिए इस वीडियो को कंप्लीट। शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग काफी वक्त से एसएससी से वेटिंग लिस्ट की मांग करते हुए आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से, लेकिन एसएससी ने आज तक वेटिंग लिस्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। फाइनली हमारे रिक्वेस्ट पे कहिए या फिर अपने विल पे, पता नहीं उनको मन किया होगा कि वेटिंग लिस्ट तो नहीं, लेकिन वेटिंग लिस्ट से कुछ हद तक 10, 20, 30% मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और यह है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। तो आखिर एसएससी ने स्लाइडिंग मैकेनिज्म को क्यों इंट्रोड्यूस किया और हम लोग वेटिंग लिस्ट की मांग क्यों कर रहे थे, इसको जरा ब्रीफली समझते हैं। एसएससी सीजीएल में बहुत कॉमनली ये होता था, ये इनफैक्ट एसएससी के कई सारे एग्जाम्स में होता है, कि बच्चा ऑलरेडी एक पोस्ट पे सिलेक्शन ले चुका है, स्टिल वो बार बार एग्जाम देता रहता था। लाइक सीजीएल 22 में जो लोग सेलेक्ट हुए वो सीजीएल 23 पे देंगे, 24 में देंगे, 25 में शायद दे रहे हो। ठीक है, इससे क्या होता था, उनका पर्पस ये होता था हालांकि कि कोई बेटर पोस्ट मिल जाए या बेटर लोकेशन मिल जाए। उनमें से कुछ ही बच्चों को एक बेटर पोस्ट या बेटर लोकेशन मिलती थी, तो वो लोग ज्वाइन, अपनी जॉब को छोड़ के नया जॉब ज्वाइन कर लेते थे। और मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते थे जिनको प्रेजेंट पोस्ट या प्रेजेंट लोकेशन से बेटर नहीं मिल पाता था, सिमिलर मिला या लोअर मिला, तो वो लोग ज्वाइन नहीं करते थे। तो वो सारी वैकेंसीज जिस पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो अगले साल में चले जाते थे रिपोर्ट होने के लिए। इससे जो करंट ईयर के जो एस्पायरेंट्स होते थे ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेट होते थे कि इससे कंपटीशन बढ़ता था, कट ऑफ बहुत हाई चला जाता था। ठीक है, और सोचते तो, मतलब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आप सोचिए कि जिस चीज के लिए आप दिन रात मर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो चीज किसी को मिल रही है, वो ज्वाइन भी नहीं कर रहा है। तो ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग था अपने आप में। तो कई सारे टीचर्स ने बच्चों की बात को आगे बढ़ाया, एसएससी के सामने रखा और रिक्वेस्ट की कि वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कीजिए आप अपने सिस्टम में, और जो बच्चा किसी स्पेसिफिक पोस्ट पे ज्वाइन नहीं करता है, तो उसके जगह पे किसी और को ज्वाइन करने के लिए अलाउ किया जाए। यह हमारी मांग थी, सिंपल सा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि वेटिंग लिस्ट जो होता है ना, वो एक लेंदी होता है प्रोसेस। मतलब आज अगर टेंटेटिव लिस्ट जारी की एसएससी ने, तो वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट अगर इंट्रोड्यूस करती है एसएससी, तो ये प्रोसेस फाइनल रिजल्ट का 3 से 4 महीने और आगे तक चलता, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जो है वो 2-3 राउंड्स में चलता है। तो एसएससी ने स्लाइडिंग मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कुछ हद तक प्रॉपर्टी वेटिंग लिस्ट वाली है, लेकिन कंप्लीट वेटिंग लिस्ट से सिमिलर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एसएससी का इंटेंट है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको शॉर्टर पीरियड में कंप्लीट किया जाए, और वेटिंग लिस्ट अगर इंट्रोड्यूस करती है तो वो उसको काफी लंबे वक्त तक चलाना पड़ता है। तो एफआरटीए लिस्ट में जिन भी बच्चों का नाम है, उनको क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले उनको स्लॉट बुक करना है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाके अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो बहुत इजीली उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं। वहां जाके अपना आप स्लॉट बुक कीजिए। उस डेट पे, उस एड्रेस पे आपको प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। अगर आप दोस्तों नहीं प्रेजेंट होते हैं ना, तो आप एब्सेंट मान लिए जाएंगे। ये मान लिया जाएगा कि आपको उस पोस्ट पे ज्वाइन नहीं करना है, आपको निकाल दिया जाएगा उस लिस्ट से। इसीलिए स्लॉट बुक करके उस वेन्यू, उस डेट, उस टाइम पर पहुंचना आपके लिए अनिवार्य है। उस वेन्यू में पहुंच के आपको क्या होगा, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपका जो आधार कार्ड आपको लेके जाना है, प्लस आपका बायोमेट्रिक चेक होगा, मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर्ड किया है वो आपको लेके जाना है, ताकि सब कुछ वेरीफाई हो सके। और इसके बाद आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको चूज करना है। एक है फ्लोट ऑप्शन, एक है फिक्स ऑप्शन। कहने का मतलब कि लिस्ट में आपके नाम के सामने जो पोस्ट है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं, आपको वही पोस्ट चाहिए, तो आप फिक्स पे क्लिक कर दीजिए। फिक्स ऑप्शन को प्रेफर करें। वहां एक फॉर्म दिया जाएगा आपको, वही सेंटर पे ही, वो फॉर्म भर के आप दे दीजिए। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको उससे और बेटर पोस्ट अगर चाहिए, तो आप फ्लोट ऑप्शन वाला फॉर्म फिल करेंगे और सबमिट करेंगे वहां पे। ठीक है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब सवाल उठता है किसको फ्लोट ऑप्शन चूज करना चाहिए, किसको फिक्स ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे बात आती है स्लाइडिंग मैकेनिज्म की जो कमी है, जो कॉन्स हैं उसकी। तो हम तो कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट की प्रॉपर्टी इसमें थी, तो इसके प्रोज हो गए, लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं।
होता क्या था दोस्तों कि जो एसएससी का बच्चा फॉर्म भरता है, सिलेक्शन लेता है, तो उसके लिए सिर्फ ये मैंडेटरी नहीं होता है कि उसको कोई पोस्ट मिले, उसके लिए लोकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कोई बच्चा तब तक ये डिसाइड नहीं करता है श्योरली जब तक कि उसको लोकेशन ना पता चल जाए कि वो कहां ज्वाइन करने वाला है। तो अभी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पता चली है, ना उनको जोन पता चला है, ना उनको सिटी पता चली है, ना उनको डिपार्टमेंट पता चला है। मतलब डिपार्टमेंट पता चल गया है लेकिन कौन सा ऑफिस होगा, कहां ऑफिस होगा, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन नहीं भी करने वाले हैं वो भी अपना स्लॉट बुक करेंगे। तो जो फायदा हम लोग वेटिंग लिस्ट से एक्सपेक्ट करते हैं वो फायदा हमें FRTA लिस्ट या फिर स्लाइडिंग मैकेनिज्म के आने से उतना फायदा हमें नहीं मिलेगा। तो मेरा ये सजेशन होगा कि अगर आप किसी पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं और आपको एक बेटर पोस्ट मिल रही है और डेस्परेटली आपको वही पोस्ट चाहिए, आपको 100% आप क्लियर है अपने दिमाग में कि मुझे एक अपग्रेडेशन चाहिए मुझे अपने ग्रेड पे में, तभी आप जो है वो फ्लोट ऑप्शन चूज करें। नहीं तो दोस्तों होगा क्या कि आपको मान लीजिए अभी एक पोस्ट मिल गई है, ठीक है, मान लीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बन गए हो, आपको लग रहा है कि मेरे घर के आसपास जो जोन है वहां वैकेंसी भी ठीक ठाक है, मुझे अपने घर के आसपास या होम जोन में मिल जाएगा, लेकिन आपने फ्लोट ऑप्शन पिक कर लिया तो जो भी ऊपर उसके जो पोस्ट है वहां आपको मिल जाएगा स्लॉट, ठीक है, लेकिन लोकेशन की गारंटी नहीं होगी, ठीक है, कहीं हो सकता है आपको साउथ भेज दिया जाए। तो यहां पे क्या है कि थोड़ा सा ये डाइसी सिचुएशन बन सकती है, बहुत इजी डिसीजन ये नहीं है। तो फ्लोट का ऑप्शन आप तभी पिक करें जब आप 100% क्लियर हैं कि आपको एक बेटर ग्रेड पे वाली जॉब आपको चाहिए जो आपने प्रेफरेंस फॉर्म में भरी है। और जो लोग वर्किंग हैं और उनके लिए लोकेशन बहुत मैटर करती है, वो लोग बहुत रिसर्च करके इस ऑप्शन को भरें कि किस जोन पे अवेलेबल वैकेंसी है, वहां जाने से क्या मेरे घर के आसपास मैं रहूंगा, क्या मेरा जो ग्रेड पे है सैलरी है बहुत नीचे तो नहीं चला जाएगा। अगर आप 3-4 साल से जॉब कर रहे हैं तो सैलरी का भी नुकसान आपको हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने पर्सनल कॉल के ऊपर है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें आपको ये करना सही है और ये करना गलत है, ठीक है। मैंने यहाँ आपको अपना ओपिनियन बता दिया। और याद रखिएगा कि ये जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म जो है वो सिंगल राउंड है, मतलब कि फिक्स फ्लोट में से कोई एक ऐसा ऑप्शन आपने चूज कर लिया, उसके बाद फाइनल रिजल्ट में जो आपको पोस्ट मिल गई वो फाइनल होगा, आपको और कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा अपना फॉर्म अपना पोस्ट चेंज करने का। अगर आपने ज्वाइन किया तो ठीक है, नहीं किया तो एब्सेंट माने जाएंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा।